हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका mahindraguru.com में द ब्रह्मास फॉर सक्सेस। जो आपकी कामयाबी का अस्त्र है वहां आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल एसटी 64 सब्जेक्ट इंग्लिश। चलिए आइए बात शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपके सामने डिस्कस करने को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक पैसेज होता है जिसमें दिए गए पैसेज से ही कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस को उनमें दिए हुए हिंट्स के जरिए से हम पैसेज को पढ़ के उसे समझ के उसमें से अपने आंसर्स को निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। पहला तो ये कि आप पहले पूरा पैसेज पढ़ लीजिए और उसके बाद अपने क्वेश्चंस पर चले जाइए और वहां से अपने आंसर्स लगा लीजिए। एक दूसरा तरीका ये होता है कि हम पहले ही अपने क्वेश्चंस पर चले जाएं और वहां से मिल रहे हिंट्स यानी जिस बारे में क्वेश्चन किया गया है उन पॉइंट्स को पकड़ लें और उससे हम अपने पैसेज को अपने उन पॉइंट्स के बेसिस पर आंसर्स को ढूंढ ले, सर्च आउट कर लें। तो इसमें हमारे लिए जो सबसे बेहतर तरीका है वो ये है कि पहले हम क्वेश्चंस पे जाएं, वहां से हिंट्स को कलेक्ट करें और वहां से मिलने वाले हिंट्स के बेसिस पर हम अपने पैसेज को सॉल्व करें। ये तरीका बहुत ज्यादा हमारे लिए उपयोगी होता है क्योंकि इसमें कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर एक बार आप पैसेज पढ़ोगे और पैसेज पूरा पढ़ने के बाद पूरा पैसेज आपको याद रह जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। मुमकिन नहीं है कि पूरा पैसेज आप याद रख सको और फिर क्वेश्चंस पर जब आप आओ तो कई सारी चीजें स्किप हो सकती हैं जिससे वापस आपको पैसेज पे आना पड़ेगा। इसलिए बेहतर तरीका यह है अपने समय को बचाने के लिए कि पहले ही आप क्वेश्चंस पर चले जाएं, वहां से जो हिंट्स मिल रहे हैं, जो क्लूज मिल रहे हैं, बस आप उन्हें पकड़ो और उनके जरिए आप अपने पैसेज से अपने आंसर को निकालो। तो चलिए फिर आज हमारे पास सामने जो पैसेज है हम उसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हमने डिस्कस किया, आ जाते हैं अपने क्वेश्चन। अब सबसे पहले आपके सामने आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, When did the global financial crisis took place? क्वेश्चन क्या है? ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस कब हुआ? तो आपको जो हिंट मिल रही है वो है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। अब इसी हिंट के जरिए आपको अपने इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। यानी जब बात ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस पे हुई है तो जाहिर सी बात है पैसेज में कहीं ना कहीं ये जरूर बताया गया होगा कि ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस कब हुई। तो बस हमें ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस याद रखनी है और अगर हम याद नहीं रख पाते हैं तो एग्जामिनेशन पेपर में के दौरान हमें A4 साइज पेपर मिलता है, हम उसमें क्वेश्चन नंबर 1 करके इस हिंट को वहां पर छोटा सा नोट कर सकते हैं ताकि हम जब पैसेज पे सॉल्व करने के लिए आए तो दोबारा हमें क्वेश्चन पे वापस न जाना। तो पहले हिंट ये हो गई कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस कब हुआ, 2009, 4, 8 या 14। अब आप देखिए प्लीज। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर हैज टारगेटेड द प्रीवियस गवर्नमेंट फॉर। प्राइम मिनिस्टर ने पिछली सरकार को किस बात के लिए टारगेट किया? तो अब यहां पर आपको जो हिंट मिला वो पीएम हैज टारगेटेड, किस बात के लिए टारगेट किया पिछली सरकार को। अब ऑप्शन है लैक ऑफ गवर्नेंस, हार्ड वर्क, फेलियर टू क्रिएट जॉब्स या कम्युनल इशू। तो अब हम जब इस हिंट को पकड़ेंगे उसके बेसिस पर हम अपने आंसर्स को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ये हिंट भी हो जाती है। अब आगे आ जाते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच क्वार्टर ऑफ 2014 रिकॉर्डेड जॉब लॉसेस। पूछ रहे हैं कि 2014 का कौन सा ऐसा क्वार्टर था जिसमें जॉब लॉसेस सामने आई। तो अब फर्स्ट ऑप्शन में आपके कह रहे हैं लास्ट, सेकंड ऑप्शन में आपसे कह रहे हैं सेकंड, थर्ड ऑप्शन में आपसे कह रहे हैं थर्ड, या डी ऑप्शन कह रहे हैं कि ऐसा मेंशन ही नहीं है। तो फिर हमें सिर्फ ये देखना है क्वार्टर ऑफ 2014 रिकॉर्डेड जॉब लॉस। तो पहले तो 2014 के क्वार्टर पे बात करेंगे कि जहां पे जॉब के लॉस होने पर बात की गई है। उसके बेसिस पर हमें ये देखना है कि फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या पे मेंशन की गई। तो ये हिंट भी हमारे पास तैयार हो जाती है। अब इसके बाद हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, व्हाट हैज बीन द ओवरऑल जॉब क्रिएशन इन 2014। 2014 में कुल मिलाकर कितनी जॉब क्रिएशन सामने आई, बात इस पे है। तो आपके पास जो हिंट हो गई जॉब क्रिएशन इन 2014। तो बस अब आपको अपने जहन में इतनी बात रखनी है कि 2014 में जॉब क्रिएशन कितनी है। बस जहां पर इसके बारे में बात की जा रही होगी वही आपका आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन आपके पास जो है 1.35 लाख, 12.5 लाख, 4.9 लाख या नन ऑफ दैट, कि इनमें से कोई नहीं। तो अब आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि 2014 में जॉब क्रिएशन कितनी। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल आपसे कह रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, व्हाट हैज बीन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीएम इकोनॉमिक प्लानिंग। प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्टिव किसे बताया जा रहा है? ऑप्शन आपके पास है इंक्रीजिंग द जीडीपी, इंक्रीजिंग द जॉब, इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, डेवलपिंग द स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इस क्वेश्चन का आंसर इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, उसके लिए सबसे पहले जरूरी क्या है कि आप अपने हिंट को देख लीजिए कि हिंट आपसे क्या कह रहा है। क्या कह रहे हैं? व्हाट हैज बीन द मेन ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीएम इकोनॉमिक प्लानिंग। तो जहां पर प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक प्लानिंग पे बात होगी, वहीं पर उसके मेन ऑब्जेक्टिव पर जहां बात की गई होगी, बस वहीं पे आपका आंसर रखा होगा, जो दिए हुए ऑप्शन में से कोई एक होगा। तो इस तरह से आपने इसके 5 क्वेश्चंस को हमारे साथ देखा। अब ये 5 क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल है, आपने देख लिए हैं। अब इनके हिंट्स के बेसिस पर हम चलते हैं वापस अपने पैसेज पे कि देखें कि पैसेज में कहां पर हमारे लिए ये जो हिंट मिले हैं हमारे आंसर देने में मदद करते हैं। चलिए अब बात शुरू करते हैं। द लेबर ब्यूरो हैज कंपाइल्ड स्टैटिस्टिक्स फॉर जॉब क्रिएशन in labor intensive sector in the country each quarter since the 2008 global financial crisis। अब आप जरा गौर कीजिए, यहाँ पे आपके पास एक हिंट अवेलेबल है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, और इसी के बारे में सवाल किया गया था कि बताइए ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस किस साल हुई, और यहाँ पर आपके पास जो ईयर दिया है वो है 2008। तो 2008 आपके लिए बतौर आंसर अवेलेबल है। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। The latest figures show that 1.35 lakh jobs were created in 2015, the lowest figure by far of any year since then, lower than the 4.9 lakh new jobs in 2014 and 12.5 lakh in 2009। यहाँ पर देखिए कि 2015 में, 2014 में और 2009 में, अब यहाँ पर भी आपको एक हिंट मिल रहा है। आपको याद आ रहा होगा कि सवाल किया गया था कि 2014 में टोटल जॉब क्रिएशन कितनी आई, तो वहां पर ऑप्शन है 4.9 लाख। तो यहाँ पर एक सवाल का जवाब आपके पास और मुहैया हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इन फैक्ट द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2015 रिकॉर्डेड जॉब लॉसेस। अब आप जरा सा फिर से गौर कीजिए अपने उन हिंट्स पर जो आप लोगों ने देखे और सॉल्व किए, और उसी के बेसिस पर जो हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। कह रहे हैं कि इन फैक्ट द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2015 रिकॉर्डेड जॉब लॉसेस। यहाँ पर जो लास्ट क्वार्टर है वो 2015 का है, जिसमें जॉब लॉसेस की बात की जा रही है। लेकिन आपके पास जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में 2014 के लिए लास्ट क्वार्टर या क्वार्टर पूछा जा रहा था कौन सा है जिसमें जॉब लॉसेस के रिकॉर्ड की बात हुई थी। तो हो सकता है कि 2014 का डिटेल आगे हो, लेकिन फिलहाल जो हमारे पास सोल्यूशन है उसके बेसिस पर बात करें पैसेज के अकॉर्डिंग, तो सिर्फ 2015 पे बात की गई है। तो या तो हमारे उस क्वेश्चन के आंसर पे कोई भी आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि पैसेज 2014 पे बात है, और अगर के मिलना होगा तो फिर पैसेज अभी आगे बाकी है। चलिए फिर बात हम आगे बढ़ाते हैं। प्राइवेट सर्वे सजेस्ट दैट the services sector will have more than manufacturing this year, but there is little to suggest that this will be sharp enough to gain fully। तो अभी यहाँ तक फिलहाल हमारे पास कोई हिंट नहीं। आगे बढ़े। Employ the 1 crore Indians who enter the workforce annually. The latest job creation figures comes as a sobering reality check for the recent government, as increasing employment opportunities has been at the heart of Prime Minister's economic plan। अब आप जरा इस पर गौर कीजिए कि जहां पर क्या कह रहे हैं। इन द 2014 लोकसभा कैंपेन ही हैड रिपीटेड अटैक द फॉर्मर गवर्नमेंट फॉर फेलिंग टू क्रिएट इनफ जॉब्स ड्यूरिंग इट्स डिकेड इन ऑफिस। अब आप यहां पर भी देखिए क्या बोल रहे हैं। ही हैड रिपीटेडली अटैक द फॉर्मर गवर्नमेंट, अटैक फॉर्मर गवर्नमेंट फॉर फेलिंग, किस बात के लिए? फॉर फेलिंग टू क्रिएट इनफ जॉब्स ड्यूरिंग इट्स डिकेड। वहां पर एक सवाल आपके पास आया था कि प्राइम मिनिस्टर पिछली सरकार पे किस बात के लिए ब्लेम लगा रहे हैं, किस बात के लिए अटैक कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक हिंट आपको मिल रही है, और जहां पर अगर आप गौर कीजिए तो यहाँ पर द लेटेस्ट जॉब क्रिएशन फिगर्स कम्स एज अ सोबरिंग रियलिटी चेक फॉर द रिसेंट गवर्नमेंट, एज
इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, के उनका वो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसा कि आपने ऑप्शन देखा था कि इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पर इस सवाल का भी हमारे पास आंसर इसी पैसेज से, इसी पैराग्राफ से मिल रहा है। बात को आगे बढ़ाएं। इनफैक्ट द स्पेक्टर ऑफ द जॉबलेस ग्रोथ हैड बीन पुट इन sharp relief since 2011 when official employment data captured every 5 years showed a deceleration in a new salary job, a dip in self-employment, and a surge in casual work between 2004 to 5 and 9-10। तो अभी यहाँ तक हमारे पास जितने भी हिंट्स हुए, अब उसके बाद आगे बढ़ाएं। These were the boom years for the Indian economy. Annual economic growth has dipped somewhat since then, but the challenge for the country remains as strong. How to better its job creation for every percentage point of GDP growth, a ratio on which it significantly lags behind most other emerging economies। तो इस तरह से आपका ये पूरा पैसेज तैयार कंप्लीट हो जाता है। और अब जैसा कि हमने देखा कि जैसा हमने पैसेज को पढ़ा, क्वेश्चंस के बाद पैसेज पे गए और अब खटाखट आप अपने आंसर्स देख सकते हैं। व्हेन डिड द ग्लोबल फाइनेंशियल टुक प्लेस, ग्लोबल फाइनेंशियल का आपको हिंट मिला था, तो आपको याद आ रहा होगा कौन सी ईयर की बात थी, 2008। तो ये वाला आपका आंसर सॉल्व हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पीएम हैज टारगेट द प्रीवियस गवर्नमेंट फॉर, किस बात के लिए टारगेट कर रहे हैं, लैक ऑफ गवर्नेंस। जी ऐसी कोई बात नहीं, शासन प्रणाली की कमी पर बात है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। हार्ड वर्क पे बोला गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। फेलियर टू क्रिएट जॉब्स, जी हाँ ये वाला ऑप्शन है कि जिसके बारे में बात की गई है पैसेज पे कि इस चीज को टारगेट किया गया। ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है विच क्वार्टर ऑफ 2000 रिकॉर्डेड जॉब लॉसेस, और आपने पूरा पैसे के बाद 2014 के किसी पे जॉब लॉसेस के बारे में चीजें नहीं पढ़ी, और जहां पर पढ़ा था तो वो चीज 2015 से रिगार्डिंग थी, इसलिए इसके लिए आपका जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नॉट मेंशन इन द बेस्ट। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। और अब बात को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, What has been the overall job creation in 2014? और 2014 पर ओवरऑल कितनी जॉब क्रिएशन सामने आई थी, वो चीज आपने देखी थी, जो कि आपके सामने डेटा है। आंसर जाएगा सी 4.9 लाख। तो इस तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर भी सॉल्व कर दिया है। और अब इस पैसेज का आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। दिस इज द लास्ट वन ऑफ द क्वेश्चन, इसका आखिरी सवाल है पैसेज का। व्हाट हैज बीन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीएम मेन ऑब्जेक्टिव, इस पर भी हमने चर्चा की थी कि पीएम इकोनॉमिक प्लानिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो अहम उद्देश्य है वो क्या है। और आपके सामने जैसे ऑप्शन है इंक्रीजिंग द जीडीपी, इन जीडीपी पे पढ़ने पर कोई बात नहीं हुई थी। इंक्रीजिंग द जॉब, जॉब के पढ़ने पे भी कोई बात नहीं हुई थी। इस मेन ऑब्जेक्टिव को लेकर इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जी हाँ ऑप्शन नंबर सी है जो इसके लिए सबसे सही आंसर। तो देखा आपने कि इस तरह से हमने एक पैसेज को बहुत आसानी से सॉल्व किया। पैसेज आसान हो ना हो, लेकिन अगर हम तरीका आसान अपनाएंगे तो कितना भी हार्ड और टफ और सख्त पैसेज हमारे लिए क्यों ना हो, लेकिन वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बस रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है और उसके बाद हमें अपने आप को पैसेज को सॉल्व करने की आदत। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपके सामने फिर से एक पैसेज। तो अब मुझे बाकी सारी चीजें दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं पहले क्या करना है। पैसेज को हम स्किप करते हुए सीधे चलेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि हमारे क्वेश्चन कहाँ आ गए, और अब क्वेश्चन पे आने के बाद हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन पे कहाँ पे कौन सी बात कही गई है जो हमारे लिए एज अ हिंट अवेलेबल है, और बस उन हिंट्स को ही अच्छे से जहन में रखना है या आपको अपने पास नोट करना है और उसके बेसिस पर अपने पैसेज को रीड करना है और वहां से अपने आंसर्स को आसानी से निकालना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या कहा गया है इसमें, व्हाई डिड द बॉय आस्क फॉर वाटर इंस्टेड ऑफ फूड डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही वाज हंग्री। Why did the boy ask for water instead of food despite the fact he was hungry? अब इस क्वेश्चन का जो सवाल है वो ये है कि भूखे होने की वजह से भी के बावजूद भी उसने पानी क्यों मांगा। जिस लड़के की बात करते हैं, ऑप्शन आपके पास, he was feeling ashamed, he did not know how to ask for food, he was thirsty, not mentioned in this passage, या फिर पैसेज में ये दिया ही नहीं है। तो पहली चीज ये कि किसी लड़के पर बात की जा रही है जो भूखा है, लेकिन बात वो पानी की कर रहा है। तो ये चीज हमें अपने माइंड में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द लिटिल बॉय, उस लिटिल बॉय का नाम क्या है, जॉय, किम, केविन या के पैसेज में मेंशन है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है, जहां पर उस लड़के के बात की जा रही होगी वहां पर उसके लिए कहीं नाम आया होगा तो उसे हम लिख लेना है कि नाम लिटिल बॉय का दिया गया है या नहीं। इसके बाद ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज।
पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सी बात सही नहीं है। तो अब पहले तो हम ये देखें कि बात कही क्या गई है। The young girl was suffering from rare kind of neuro problem। जो एक यंग गर्ल है वो एक तरह की न्यूरो प्रॉब्लम से ग्रस्त है। दूसरी बात कही है डॉक्टर केविन was able to cure the girl। डॉक्टर केविन जो थे उन्होंने उस लड़की को क्योर किया। ऑप्शन सी में कहा गया है डॉक्टर केविन asked the hospital for the bill so that they can't add the charge। डॉक्टर केविन ने हॉस्पिटल से बिल मांगा ताकि वो उसमें अपना चार्ज ऐड ना कर सके। या नेक्स्ट ऑप्शन द गर्ल was happy because डॉक्टर केविन was paid her bill। लड़की इसलिए खुश हुई क्योंकि डॉक्टर केविन ने उसका बिल पे कर दिया। तो ये हिंट है, अब इन्हें आपको अपने जहन में रखना है और उसके बेसिस पर हम पैसेज पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, Why was the woman afraid? वो औरत क्यों डर गई? अब आपके पास ऑप्शन है, तो हिंट जो है वो है वुमेन एफ्रेड की जहां बात होगी बस वही आपके लिए हिंट हो जाएगा। ऑप्शन है शी feared that she would die of the disease। उसे इस बात का डर था कि वो इस बीमारी से मर जाएगी। She was not able to talk। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है she was not able to talk, या वो बात ना कर पाने के लिए डर रही थी। नेक्स्ट है she will not able to pay the bill of her treatment, या उसे इस बात का डर था कि वो अपने ट्रीटमेंट का बिल कहां से पे करेगी। या she will be able to pay the bill for her treatment, या फिर वो पे करेगी। तो इस तरह से आपके इस क्वेश्चन पे भी आपको हिंट और इसके लिए रिगार्डिंग पॉइंट्स मिल गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, गिव अ सुइटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। आपको इस पैसेज का सुइटेबल टाइटल देना। टाइटल से रिगार्डिंग आप एक बात याद रखें कि पैसेज का टाइटल सॉल्व करना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन जब भी पेपर में पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन दूसरे और सवालों की बराबरी करते हुए थोड़ा सा टाइम टेकन होता है, क्योंकि किसी भी पैसेज का टाइटल आप तभी बता सकते हो जब आपने उस पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ा। तो चलिए खैर हम बात करते हैं अब वापस पैसेज पे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन से हमें हिंट्स मिले हैं उनसे हम अपने आंसर्स को ढूंढना है। चलते हैं पैसेज पे, और पैसेज में उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते अगर हमें समझ में आ जाता है कि पैसेज का टाइटल क्या हो सकता है तो नो डाउट इस क्वेश्चन का आंसर हम आसानी से देख सकते हैं। चलिए फिर हम आ जाए हैं वापस अपने उस पैसेज पे कि जिससे जरिए से हम अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बात कहां से की गई है? जी हाँ, यहाँ से बात शुरू है। जैसा कि आप देख रहे हैं एक स्टोरी बेस्ड पैसेज है, और स्टोरी बेस्ड पैसेज सॉल्व करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। बस अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि देयर वाज अ पुअर बॉय हु मेड अ लिविंग विद सेलिंग वेरियस ऑब्जेक्ट्स डोर टू डोर टू पे फॉर हिज स्कूल। He was very hungry and felt he couldn't walk even a few steps। यानी बहुत भूखा है, कुछ कदम भी नहीं चल सकता। He found a house। He knocked the door and was stunned to see a beautiful young girl at the doorstep। He asked the girl to offer a glass of water। अब जैसा कि आपने देखा कि पैसेज में क्वेश्चन किया गया था कि भूखे होने के बावजूद भी उसने पानी क्यों मांगा, उसका क्या रीजन है। तो फिलहाल इस पैसेज में ऐसा कोई रीजन नहीं बताया गया है, सीधे सीधे बात की गई है। तो एक घर पे पहुंचा, उसने नॉक किया और एक लड़की आई और आने के बाद उसने उससे एक गिलास पानी। आगे बढ़ते हैं। The young girl understood his hunger through his eyes and offered him milk in a huge glass। उसकी भूख को समझ गई और उसने उसके लिए एक बड़ा सा ग्लास दूध का भर के उसे ऑफर किया। With astonished look, he drank the milk very slowly and asked how much I owe you for this milk। उसने उस दूध को पीने के बाद उससे पूछा कि भाई इस दूध के लिए हम आपको क्या अदा करें, कितना पे करें। तो उसके बाद आगे क्या कहा जा रहा है, आपके सामने मैसेज है। The girl replied, I don't accept anything for kindness। यानी काइंडनेस का हम कुछ भी नहीं लेते। With big smile in his face, the boy thanked the girl from the bottom of his heart and left the place। और उसने तहे दिल से उस लड़की का शुक्रिया अदा किया और उस लड़के से चला। Years passed by, फिर बरसों गुजर गए। अब बात को कुछ आगे बढ़ाया गया है। Years passed by, the young girl fell ill and was diagnosed with the rarest kind of nervous condition, which was a complicated condition to treat। बहुत अजीब बीमारी में ग्रस्त हो गई जो बहुत दिक्कत भरी थी, उसे ट्रीट करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। While many experienced doctor bewailed at her condition, काफी एक्सपीरियंस डॉक्टर भी उसकी कंडीशन को लेकर बेफिल्ड हो गए, कंफ्यूज हो गए। She was taken to a big hospital to study about her condition। और उसे एक बड़े अस्पताल ले जाया गया ताकि वहां उसकी कंडीशन को अच्छे से देखा जाए। डॉक्टर केविन, a renowned specialist, was called in by hospital to examine her। डॉक्टर केविन जो एक बहुत ही मशहूर स्पेशलिस्ट हैं, उन्हें बुलाया गया कि वो आए और आके उसकी बीमारी को देखें। तो अब आगे बढ़ते हैं। He gave a visit to the hospital where she was admitted to learn about the rare condition।
जैसा कि आपने देखा कि he gave a visit, उस हॉस्पिटल में पहुंचे जहां पर वो एडमिट थी और उस रेयर कंडीशन में उस बीमारी से ग्रस्त थी। As he entered her room, Dr. Kevin immediately identified who that woman was. जैसे ही उस पेशेंट के केबिन में डॉक्टर केविन पहुंचे, उन्होंने फौरन उस वुमन को पहचान लिया कि वो कौन है। With all his effort and knowledge, Dr. Kevin bettered her with the disease for weeks and months, और हफ्तों और महीनों कड़ी मेहनत की। At last, he won over the disease and the woman was completely cured. और उसके बाद फलस्वरूप उसकी बीमारी को सही कर दिया। Everyone praised the doctor, हर किसी ने डॉक्टर की प्रशंसा की। While the woman was quite afraid. ये देखिए यहाँ पर आपको एक हिंट मिल रहा है, woman was quite afraid। ये एक आपके पास सवाल आया था कि woman किस बात के लिए डर रही थी। आप यहाँ पर एक हिंट है, about the hospital bill as she could not afford to pay। वो उस बात के लिए डर रही थी कि वो इतना एफर्ट नहीं कर सकती कि हॉस्पिटल का बिल दे सके। तो ये वाला वो पॉइंट है जिसे आपको अपने माइंड में रखना है। उसके बाद आगे देखिए, डॉक्टर केविन आस्क्ड द हॉस्पिटल टू सेंड द बिल टू हिम एज ही वुड ऐड हिज चार्जेस। ये वाला पॉइंट भी आप अगर देखिए गौर कीजिए तो ये भी आपके क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आया है कि जिसके बारे में यहाँ पर कह रहे हैं कि डॉक्टर केविन ने हॉस्पिटल से बिल मांगा ताकि उसमें वो अपना चार्जेस ऐड कर सके, और आपके पास जो ऑप्शन था वहां ये था कि ऐड ना करे। तो अब हम वापस चल के देखेंगे, पैसेज हमसे कह रहा है कि डॉक्टर ने हॉस्पिटल से इसलिए बिल मांगा ताकि वो उसमें अपने चार्जेस को ऐड कर सके। ठीक है, अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, आफ्टर रिसीविंग द हॉस्पिटल बिल ही रोट अ नोट एंड सेंट इट टू हर। जब बिल आया तो उसके बाद उन्होंने उस पर एक नोट लिखा और वो उसे, यानी कि वही पेशेंट जो वुमेन है जिसको क्योर किया है, उसे भेज दिया। विद लॉट्स ऑफ फियर, बहुत डर के साथ, she opened the bill and had no idea how much she was charged। तो डर रही थी और उसे कोई आइडिया नहीं था कि पता नहीं उसे कितना बिल ले लिया जाए। Her eyes filled with tears and happiness once she opened the bill। लेकिन उसकी आंखें आंसुओं से और खुशी से भर गईं कि जब उसने बिल खोला। क्या हुआ उसमें? She found the bill cancelled। उसने उस बिल को कैंसिल पाया। And that was not the reason for her happiness। लेकिन ये उसकी खुशी का वजह न थी। She saw the note written by Dr. Kevin। बल्कि उसकी खुशी की वजह क्या थी? जो उसने वो नोट देखा जो डॉक्टर केविन ने दिया था, और वो नोट क्या था? Bill paid years ago with a glass of milk। यानी बरसों पहले इस चीज का बिल एक गिलास दूध के जरिए दिया जा चुका। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो डॉक्टर केविन है वो वही लड़का है कि जो परसों पहले भूखा था और एक दरवाजे पे आके उसने नॉक किया था और उसे वहां पर एक गिलास दूध मिला था। तो इस तरह से आपका ये पैसेज कंप्लीट हो जाता है, और स्टोरी बेस्ड पैसेज है। कुछ बातें ऐसी हैं स्टोरी बेस्ड पैसेज में और जनरली होती हैं जो अपने आप जहन में आके जो है आपके बैठ जाती हैं। अब उसके बेसिस पर हम वापस क्वेश्चन पे आए तो ऑलरेडी हम क्वेश्चन पढ़ चुके थे और सोल्यूशन भी काफी देखा, तो अब हम खटाखट अपने आंसर्स को लगाते हुए आगे बढ़े। पहला क्वेश्चन, why did the boy ask for water instead of food despite the fact that he was hungry? He was feeling ashamed। क्या ऐसी कोई बात है? बिल्कुल नहीं। He did not know how to ask for food। ऐसी भी कोई बात नहीं। He was thirsty। नहीं, बात की गई थी कि वो भूखा था। Not mentioned in the passage। जी हाँ, इस क्वेश्चन का सही जवाब not mentioned in the passage। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What was the name of the little boy? उम्मीद करते हैं कि शायद हमें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी देखें कि उस लिटिल बॉय का नाम क्या है। जॉय किम केविन। तो आंसर है केविन, क्योंकि वो डॉक्टर केविन ही है कि जो वो लिटिल बॉय था। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज? कौन सी बात सही नहीं है? पहली स्टेटमेंट, द यंग गर्ल वाज सफरिंग फ्रॉम रेयर काइंड ऑफ न्यूरो प्रॉब्लम। ये बात तो सही है। डॉक्टर केविन वाज एबल टू क्योर द गर्ल। ये बात भी सही है। Dr. Kevin asked the hospital for the bill so that they can't add the charge। ये बात गलत है, क्योंकि डॉक्टर केविन ने हॉस्पिटल से बिल इसलिए मांगा था ताकि वो उसमें अपना चार्जेस ऐड कर सके, और या करें कांट ऐड द चार्ज। इसलिए ये वाला ऑप्शन है कि जो नॉट ट्रू के लिए एकदम सही जवाब मिलेगा। उसके बाद बात को हम आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, Why was the woman afraid? किस बात का डर था? और इसका जवाब भी आपको मिला, She feared that she would die of the disease। बिल्कुल भी ये बात नहीं है। She was not able to talk। ये ऑप्शन भी नहीं है। She will not able to pay the bill of her treatment। ये वाली बात है कि वो इस बात से डर रही थी कि न मालूम कितना बिल हो जाएगा और हम उसे नहीं दे पाएंगे, तो उसे इस बात का डर था। इसलिए ऑप्शन नंबर डी ही इसका सबसे सही ऑप्शन। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। Give a suitable title for the passage। पैसेज का suitable title बताइए।
क्योंकि हमने पैसेज पढ़ा है, स्टोरी बेस्ड है, चीजें समझ में आई हैं, तो पैसेज का टाइटल निकालना मुश्किल बात नहीं है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर केविन एंड द गर्ल, दूसरा ऑप्शन है पेड इन फुल विद अ ग्लास ऑफ मिल्क, तीसरा ऑप्शन है द एक्ट ऑफ गुडनेस, और चौथा ऑप्शन है एज यू सो शैल यू रीप। जैसा आप बोगे वैसा आप काटोगे। और स्टोरी देखकर आप समझ सकते हैं कि एक ग्लास दूध जो उस लिटिल गर्ल ने पिलाया था, उसके बेसिस पर आगे चल के उससे उसी का इलाज हो गया और उससे बिल नहीं लिया गया। तो जैसा कि उसने बोया था वैसा ही उसने चल के काटा। इसलिए इसका सही टाइटल ऑप्शन नंबर डी, एज यू सो शैल यू रीप। तो देखा, इस तरह से आपने दो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कर। चलिए अब हम बात आगे बढ़ाते हैं। अब आ जाते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 के रूप में कॉमन एरर्स। कॉमन एरर्स जो कि आपके ग्रामर के रूल के बेसिस पर सॉल्व होते हैं। सेंटेंस में कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्ट में कोई ग्रामेटिकल एरर कर दी जाती है, और अगर के वो एरर नहीं है तो फिर आप ऑप्शन नंबर डी यानी नो एरर से। तो चलिए देखें कि दिए हुए क्वेश्चन में कहां पे कौन सी एरर रखी गई है। We may have to wait for a new political order to restructure our economy. Finally, no error. तो अब आप सोचिए कि क्या इसमें कोई एरर हो सकती है। We may have to wait for, अगर आप गौर कीजिए तो यहाँ पे ये जो अवेट फॉर लिखा है, अवेट एक ऐसा वर्ड है जो वेट के लिए यूज होता है। अवेट इज इक्वल टू वेट फॉर, क्योंकि अवेट शब्द अपने आप में ही फॉर का सेंस रखता है, इसलिए जब अवेट के साथ फॉर का यूज किया जाता है तो ये फॉर सुपरफ्लुअस होता है, इसकी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अवेट में ही वो फॉर छुपा होता है। इसलिए यहां पर जो एरर हो जाएगी वो आपकी ऑप्शन नंबर ए, यानी यहां पर आपकी फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। देयर आर सर्टेन एनिमल्स दैट कैन लिव विदाउट एनी एफर्ट बोथ इन वाटर एंड लैंड। फाइनली नो एरर। तो चलिए अब इस स्टेटमेंट को देखते हैं कि क्या गलती है इसमें या फिर कोई गलती नहीं है। देयर आर सर्टेन एनिमल्स, बात सही है, दैट कैन लिव विदाउट एनी एफर्ट बोथ इन वाटर एंड लैंड। ग्रामर ये कहती है कि जो दो डिफरेंट चीजों की बात हो रही होती है तो उसके लिए हमें जरूरी होता है कि उनके लिए तो डिफरेंट प्रपोजिशन के साथ काम किया जाए। तो जब वाटर के लिए बात आई है तो बात आ रही है इन से, यानी इन प्रपोजिशन का इस्तेमाल वाटर के लिए हो रहा है, वाटर में, और लैंड में नहीं बल्कि लैंड पर का सेंस आएगा। इसलिए ऑन वर्ड है वो एज अ प्रपोजिशन जो लैंड से पहले यूज होना चाहिए, तब जाकर आपका सेंटेंस बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें जो एरर है वो एरर आपकी ऑप्शन नंबर सी में है। करेक्शन इन लैंड एंड ऑन, इन वाटर एंड ऑन। चलिए इसको सॉल्व करने के बाद अब हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या कहा जा रहा है आप और कीजिए। द गवर्नमेंट वांट दैट, देखिए सेंटेंस को पहले ही आप पकड़ लीजिए कि सेंटेंस किस टेंस में चल रहा है, क्योंकि सेंटेंस का टेंस समझना आपके लिए उसमें कॉमन एरर को सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। तो जैसा आपने देखा था, गवर्नमेंट वांट दैट इफ, सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, दे परसिस्ट इन चार्जिंग हाई प्राइसेस देयर लाइसेंसेस वुड बी कैंसिल्ड। देखिए वुड बी का इस्तेमाल भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपका सेंटेंस जो है वो पास्ट में बात कर रहा है। तो जब सेंटेंस पास्ट में है तो वांट यूज हुआ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड दे परसिस्ट, तो परसिस्ट आपके जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह काम कर रही है। और जब सेंटेंस आपका पास्ट टेंस में है तो आपके परसिस्ट जो सिंपल प्रेजेंट टेंस की फॉर्म में है वो फॉर्म में काम नहीं करेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज नहीं होगा। इसके लिए ईडी फॉर्म इसमें ऐड करना जरूरी होगा। इसलिए जो इसमें एरर है वो एरर आपकी ऑप्शन नंबर बी में ही मिल जाएगी, यानी कि परसिस्ट की जगह हमें परसिस्टेड का इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से ये कॉमन एरर सॉल्व हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं। इट वाज 7 o'clock इन द इवनिंग when the train steamed into the station. Finally no error। अब गौर कर लीजिए कि इस स्टेटमेंट में कहीं कोई एरर तो नहीं है। It was 7 o'clock, बात बिल्कुल सही है, in the evening, ठीक है, when the train steamed into the station। सेंटेंस पूरी तरह से दुरुस्त है, इसमें कोई भी किसी भी तरह की एरर या त्रुटि नहीं पाई जाती, इसलिए इसका सही जवाब नो एरर चाहिए। तो इस तरह से हमने नेक्स्ट क्वेश्चन भी कॉमन सॉल्व कर लिया। उसके बाद बात आगे बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके कॉमन एरर के सेक्शन से आखिरी सवाल। कह रहे हैं द अमाउंट विच द कंपनी हैज पेड टू द डिपेंडेंट्स ऑफ द डेड वर्कर्स वाज फेयरली अनजस्टिफाइड। नो एरर।
अब देखिए गौर कीजिए क्या स्टेटमेंट में कुछ गलती है। द अमाउंट विच द कंपनी हैज पेड, यानी वो पैसा जो पे किया टू द डिपेंडेंट्स ऑफ द डेड वर्कर्स, यानी कि जो वर्कर गुजर गए उनके जो डिपेंडेंट्स हैं, उनके जो घर वाले हैं, उनको वाज फेयरली अनजस्टिफाइड, यानी कि वो पॉजिटिव नहीं लिया जा रहा है, वो इंसाफ नहीं हुआ, इतना पैसा नहीं दिया गया। यानी कि जो वर्ड आपका यहां पर यूज हो रहा है एज ए एडजेक्टिव, वो निगेटिव वर्ड है, और जब एडजेक्टिव का निगेटिव वर्ड यूज किया जाता है तो ग्रामर ये कहती है कि फेयरली का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं, ऐसे कंडीशन में हम रेदर का यूज करते हैं। इसलिए करेक्शन ये होगा कि फेयरली वर्ड गलत है, तो एरर आपकी ऑप्शन नंबर सी में आ जाएगी। तो इस तरह से आपकी ये कॉमन एरर भी सॉल्व हो जाती है। अब उसके बाद हम अपने अगले सेक्शन पे आ जाते हैं, क्लोज टेस्ट, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 16 से 20, जो आपका T20 का लास्ट सेक्शन है। क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट आपका एक पैसेज होता है जिसमें बीच बीच से कहीं ना कहीं से कुछ शब्दों को गायब कर दिया जाता है और उन्हें आगे बतौर ऑप्शन दे दिया जाता है। जो इसके लिए सही ऑप्शन होता है उसके साथ 2-3 ऑप्शंस बढ़ाकर 4 ऑप्शंस आपके एसएससी में आते हैं, 5 ऑप्शंस आपके बैंक में आते हैं, और उन्हीं में आपका एक सही जवाब छुपा होता है। तो बस अगर पैसेज को आपने अच्छे से पढ़ा होगा, सेंटेंस को अच्छे से समझा होगा, तो इस क्लोज टेस्ट को सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए, अब जैसा कि हम पैसेज देख रहे हैं क्लोज टेस्ट का, हमसे क्या कह रहा है, स्पोर्ट्स आर द फिजिकल एक्टिविटी डन इन द पर्टिकुलर वेज ऑफ स्टाइल एंड ऑल आर नेम्ड। अब यहीं पर आपको वो वर्ड फिल करना है जिसकी आपको जरूरत है। इंडियन गवर्नमेंट हैज मेड कंपलसरी प्लेइंग द स्पोर्ट्स इन द स्कूल एंड कॉलेजेस फॉर द स्टूडेंट्स वेलफेयर एंड गुड हेल्थ एज वेल एज इंप्रूविंग मेंटल स्किल। उसके बाद बात 17 पर यहां से शुरू हो रही है। डैश ऑफ द चिल्ड्रन इन एनी ऑफ द स्पोर्ट्स इज वेरी नेसेसरी एंड इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्टूडेंट्स शुड बी डैश एंड motivated by their parents at home and teachers in the schools. It is necessary for the growing children so that they may develop good habits and discipline which they may continue to their adulthood and pass to the next generation. जैसा कि अभी तक आपने पैसेज पढ़ा, उसके नजरिए से कम आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि पैसेज किस बारे में बात कर रहा है। पैसेज बात कर रहा है एक्टिविटीज के बारे में, फिजिकल एक्टिविटीज के बारे में, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बात की जा रही है, जिसके लिए सरकार भी आगे आकर कुछ कदम उठा रही है, और उसी को लेकर यहाँ पर आपके सामने। चलिए, अब हम सीधे आ जाते हैं सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 पे बात यहां से शुरू होती है। स्पोर्ट्स आर द फिजिकल एक्टिविटी डन इन पर्टिकुलर वेज ऑफ स्टाइल एंड ऑल आर नेम्ड। क्योंकि ऑल आर नेम्ड यानी यहां पर जो वर्ड यूज हो रहा है वो है एज ए वर्ब, और उसके फौरन बाद हमें अपना फिगर भरना है। जो वर्ड चाहिए वो नेम्ड के फौरन बाद चाहिए। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, इन अकॉर्डेंस टू, इन अ वे, अकॉर्डेंस विद या अकॉर्डिंगली। तो जैसा कि स्टेटमेंट है, ऑल आर नेम्ड, और वर्ब अपने बाद अगर कोई शब्द ले रही है और यहां पर हमें जो शब्द चाहिए वो इस नेम्ड यानी जो एज ए वर्ब यूज हो रहा है उसे क्वालिफाई कराने के लिए चाहिए। तो जो शब्द किसी वर्ब को क्वालिफाई कराने के लिए इस्तेमाल होता है उसके लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि वो एडवर्ब की फॉर्म में सामने आए, और दिए हुए ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर डी है जो एज एडवर्ब यूज हो रहा है, इसलिए नो डाउट आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंगली। चलिए, बात को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, इंडियन गवर्नमेंट हैज मेड कंपलसरी प्लेइंग द स्पोर्ट्स इन स्कूल्स। इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज को कंपलसरी किया, एंड कॉलेजेस फॉर द स्टूडेंट्स वेलफेयर एंड गुड हेल्थ एज वेल एज इंप्रूविंग मेंटल स्किल। यहां तक बात हुई। अब यहां से स्टेटमेंट शुरू होगी। नेक्स्ट, डैश ऑफ द चिल्ड्रन इन एनी ऑफ द स्पोर्ट्स इज वेरी नेसेसरी एंड इंपॉर्टेंट। बच्चों का किसी भी तरह के खेल में पार्टिसिपेट करना या उसमें भाग लेना बहुत ज्यादा उपयोगी। देखिए, जैसा कि आपने देखा, पहले से जो बात चलती चली आ रही है उसकी के नजरिए से हमने इस स्टेटमेंट को फिल करने की कोशिश की। तो यहाँ पर फिलर के तौर पर शब्द दिया था कि बच्चों का किसी भी तरह के स्पोर्ट्स में जरूरी है, महत्वपूर्ण है क्या करना। तो स्पोर्ट्स में एक बच्चा क्या करता है, भाग लेता है। तो आपके पास अगर स्टेटमेंट को समझने की बेहतर सलाहियत है तो आपको ऑप्शन देखे बगैर ही अपना सही जवाब मिल जाए, और अगर के दिए हुए ऑप्शन में से आपके जरिए चुने हुए ऑप्शन कहीं ना कहीं मैच कर रहा है तो नो डाउट फिर आप एकदम सही जाए। तो अब जैसा कि हमारे पास ऑप्शंस हैं, पार्टिसिपेशन, इंडल्जिंग, अटेंडिंग, असिस्टेंस, और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नो डाउट आपका ऑप्शन पार्टिसिपेशन ऑफ द चिल्ड्रन इन एनी ऑफ द स्पोर्ट्स।
यहाँ पर इंडल्जिंग वर्ड यूज हो रहा है, यह भी लगभग इसी के मायनों में इस्तेमाल होता है, इंडल्ज होना यानी उसमें सम्मिलित रहना। लेकिन एक बात याद रखिए, इसके लिए हमें इसके बाद इन का उपयोग करना जरूरी है, जो कि जहां पर सेंटेंस के अकॉर्डिंग ऐसी कोई बात नहीं की गई है। इसलिए जो सही ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, पार्टिसिपेशन ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चों का भाग लेना किसी भी तरह के खेल में बहुत ज्यादा जरूरी बताया। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है और हम बात आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्या कह रहे हैं? स्टूडेंट्स शुड बी। अब यहां पर पहले आप एक जहन बना लीजिए कि शुड बी, अगर शुड के बाद बी वर्ड यूज हो जाता है तो ग्रामर ये कहती है कि हमें यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म की जरूरत है। तो फिर अब हमारे पास जो ऑप्शन होंगे उसमें हमारा सही ऑप्शन वही होगा जो वर्ब की थर्ड फॉर्म पे दिया गया हो। अब यहां पर ये इंडोर्स एक शब्द है जो इंडोर्स वर्ब की थर्ड फॉर्म पे नहीं दिया गया है, इसलिए बिना किसी शक व शुबा के आप इस ऑप्शन को तो बाहर कर दीजिए। अब हम आगे स्टेटमेंट देखें। स्टूडेंट्स शुड बी डैश एंड मोटिवेटेड बाय देयर पेरेंट्स एट होम एंड टीचर्स इन द स्कूल्स। बात कही जा रही है कि स्कूल में टीचर्स और घरों में पेरेंट्स को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें, यानी स्टूडेंट्स मोटिवेट किए जाएं पेरेंट्स के द्वारा घर में और टीचर्स के द्वारा स्कूल में मोटिवेट किए जाएं। और दूसरा कौन सा शब्द? तो जब बात कर रहे हैं मोटिवेट किए जाएं तो उसके बेसिस पर ऑप्शन आइए। पहला है डिस्करेज। जब एक जगह कह रहे हैं कि मोटिवेट किए जाएं तो दूसरी जगह उसी बात को जोड़ते हुए डिस्करेज शब्द गलत हो जाता है, इसलिए ये शब्द भी आपके लिए उपयोगी नहीं है, इसे भी हम बाहर कर देंगे। दूसरा ऑप्शन आ जाता है इनकरेज और लास्ट ऑप्शन है मोटिवेटेड। तो आप जैसा देख रहे हैं कि मोटिवेटेड वर्ड ऑलरेडी यूज्ड है तो दोबारा मोटिवेटेड वर्ड नहीं लिया जाएगा, इसलिए आपका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी यानी इनकरेज। तो स्टेटमेंट हो जाएगी कि स्टूडेंट्स शुड बी इनकरेज एंड मोटिवेटेड बाय देयर पेरेंट्स एट होम एंड टीचर्स इन द स्कूल। तो इस तरह से ये आपके स्टेटमेंट इतनी सॉल्व हो जाती है। बात को हम आगे बढ़ाते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्या कह रहे हैं? प्लेइंग स्पोर्ट्स ऑन डैश बेसिस। अब यहां पर आपको फिल करना है कि क्या लिखा जाएगा इस बेसिस पर। प्रिवेंट्स पर्सन फ्रॉम मेनी डिजीजेस एंड डिसऑर्डर्स ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स स्पेशली ओवरवेट, ओबेस एंड हार्ट प्रॉब्लम्स। यानी कि प्लेइंग स्पोर्ट्स ऑन, तो अब यहां पर हमें यहां पर वर्ड चाहिए जो है इंटरवल, कॉज, हॉबी, रेगुलर। अब आपको सोचिए कि खेल में किस तरह से व्यस्त रहना चाहिए, कभी कभी खेलें या रेगुलर या हॉबी। तो जो सही जवाब है वो बिना किसी शक के रेगुलर वर्ड आएगा। प्लेइंग स्पोर्ट्स ऑन रेगुलर बेसिस, यानी रोजमर्रा हमें खेल में अपने आप को बिजी रखना होगा कि जिससे कि प्रिवेंट पर्सन फ्रॉम मेनी डिजीजेस, कई सारी डिजीज और डिसऑर्डर से वो बच के रह सके। तो इस तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 भी सॉल्व हो जाता है और उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी आज के इस डिस्कशन के लिए आखिरी क्वेश्चन होगा, जिसमें बात की जा रही है चिल्ड्रन शुड नेवर बी। अब जैसे कि नेवर बी है तो बी जहां पर आ जाती है उसके बाद हमें थर्ड फॉर्म चाहिए वर्ब की, और सभी ऑप्शन में थर्ड फॉर्म है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर सभी ईडी फॉर्म है तो हम अब फिलहाल तो किसी को टर्मिनेट नहीं कर सकते, लेकिन अब सेंटेंस के मायने को देखते हुए हम अपना सही जवाब पा सकते हैं। चिल्ड्रन शुड नेवर बी, यानी उनमें से चिल्ड्रन को ये नहीं करना चाहिए। फॉर प्लेइंग द स्पोर्ट्स इंस्टेड दे शुड बी प्रमोटेड, यानी उन्हें प्रमोट करना चाहिए। तो अगर प्रमोट करना चाहिए तो उसके विपरीत शब्द किस बात से हमें रोकना होगा? अगर प्रमोट कर रहे हैं तो क्या ना करें, अब उसे देखिए। स्टॉप, नेवर बी स्टॉप फॉर प्लेइंग द स्पोर्ट्स इंस्टेड दे शुड बी प्रमोटेड, उन्हें प्रमोट करना चाहिए इसलिए उन्हें रोके ना। रिस्ट्रिक्टेड वर्ड आना चाहिए, प्रमोटेड, चूंकि प्रमोटेड ऑलरेडी यूज हो रहा है तो उसके हमें विपरीत बात करनी है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं लेंगे। आ जाता है डिमोटेड। तो यहाँ पर स्टॉप, रिस्ट्रिक्टेड और डिमोटेड में कौन सा सही जवाब होगा? चूंकि हमें इस स्टेटमेंट के जस्ट विपरीत बात कहनी है इसलिए हमें शब्द भी चाहिए तो वो भी बिल्कुल अपोजिट चाहिए, जो हमारे प्रमोटेड के लिए अपोजिट हो। तो नो डाउट डिमोटेड ही प्रमोटेड का अपोजिट शब्द होता है जो सही मानों में यहाँ पर बिना किसी दिक्कत के इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो आपका डी। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने सेंटेंस क्लोज टेस्ट के भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसे सॉल्व, और आप महिंद्रा गुरु के जरिए जो कि हमारे www.youtube.com/c/महिंद्रा गुरु वीडियोस के जरिए सारी चीजें जो आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जरूरी हैं, और डिजी पेज और डिजी नोट्स और वीकली पॉकेट वो सब आपको महिंद्रा गुरु पे मिलेगा। बस आपकी कामयाबी में ही हमारी कामयाबी। थैंक यू वेरी मच।